गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये न्यूज मोरबी गुजरात से निकल के आ रही। यहाँ पे एक 21 वर्ष के दलित युवक थे जिनका नाम था नीलेश दलसानिया। ये अपने मालिक से अपनी सैलरी मांगते हैं। इनके मालिक का नाम विभूति पटेल था और ये एक कंपनी के मालिक हैं। उस कंपनी का नाम है रनीबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जब ये उससे सैलरी मांगते हैं तो ऐसा भी एफआईआर दायर किया गया है कि इस मालिक के द्वारा यानी कि जो विभूति पटेल है इसके द्वारा नीलेश के मुंह में अपना फुटवियर डाल दिया गया, अपना जूता डाल दिया गया और उसको फिर असॉल्ट किया गया, मारा पीटा गया, उसके साथ बदतमीजियां की गई। जब एफआईआर दायर हुई तो ये चीज़ चर्चा में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 12,000 रुपए महीने की सैलरी थी उसकी, इसी पर हायर किया गया था उसको और ये सैलरी उसको मिल ही नहीं रही थी, पेंडिंग थी उसकी सैलरी। जब वो सैलरी माँगने गया तो ये सारी घटना देखने को मिली। ऐसे भी आपने कुछ समय पहले देखा था कि जो एमपी का एक विधानसभा सदस्य है, उसने भी एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है यार? कैसे हमारे समाज में निकल के आ रही हैं? आखिर किसी के अंदर डर ही नहीं है, कोई इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि समानता आ रही है, छुआ-छूत खत्म हो गया है और संविधान ने सबको समान अधिकार दे रखा है, समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये हमारा। पर क्या उसको सच में लागू किया जा रहा है? क्या सच में हमारा समाज इतना ओपन हो चुका है? क्या सच में हमारे समाज की सोच इतना वाइड हो चुकी है जो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले? अब ऐसी घटनाएँ क्यों देखने को मिल रही हैं? मतलब ये क्या चल रहा है? अगर कोई अपनी सैलरी माँग रहा है, वो चाहे दलित हो चाहे ना हो, पर वो पर्टिकुलर इंसान तो है ना। अगर वो अपनी सैलरी माँग रहा है, तो उसके मुँह में जूते डाल देना, ये कहाँ तक सही है? वो दलित ना भी होता, कोई पर्टिकुलर इंसान ही होता, नॉर्मल कैटेगरी से होता, तब भी कुछ भी होता। पर वो एक इंसान है ना, उसकी अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? उसकी अपनी कोई वैल्यू है कि नहीं? तो उसके मुँह में जूते डालना ये किस हद तक वैलिड है? और 12,000 रुपए के लिए उसके मुँह में जूते जूते डाल दिए और तुम देखो कितना एक्शन में घूम रही हैं ये। भाई साहब अगर इतना एक्शन में घूमना है तो अपने ड्यू भी पेमेंट करते रहो, अपना वो बना के रखो, ऐसे थोड़ी ना। खुद तो चमकते रहो और सामने वाला अगर अपनी सैलरी भी माँग रहा है, अपने हक के पैसे माँग रहा है, तो उसके मुँह में जूते डाल देना। ऐसे लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा-सा हम लोग शेड्यूल जान लेते हैं। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये 4 दिन हम लोग क्या करते हैं तो अपनी वीडियो में भी एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और आपको टेलीग्राम पे रीडिंग आर्टिकल भी मिलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन भी मिलता है जिसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और जो टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन भेजा जाता है इसका आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है। उसके अलावा रीडिंग आर्टिकल रहता ही है। पीडीएफ तो खैर हर दिन मिलती है, पीडीएफ की कोई इशू नहीं है। बाकी का फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन आप लोग को इससे के लिए दिया जाता है। इस दिन आपको सिर्फ रीडिंग आर्टिकल मिलता है। इस दिन आपको कोई भी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ना तो वीडियो में ही और ना ही आपको टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं भेजा जाता है। फिर आपका आता है संडे। संडे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं करते। रीडिंग आर्टिकल भी नहीं रहता है उस दिन, ना ही कोई आंसर राइटिंग रहती है, ना ही कोई अन्य चीज़ रहती है। सिर्फ आपको एमसीक्यू करना रहता है। तो ये पूरे वीक का शेड्यूल है। चलिए बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जो एनिमल हैं और जो बच्चे होते हैं उनके बीच क्या संबंध हो सकता है, उनके साथ जो क्रूरता की जाती है, जो उनको मारा पीटा जाता है ना, उनके बीच संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है। जैसे अगर मैं बताऊं तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी फैमिली, जो भी परिवार में जानवरों के साथ क्रूरता की जाती है, जानवरों को मारा पीटा जाता है, सामान्यतः उस फैमिली में बच्चों को भी मारा पीटा जाता है, बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। इस आर्टिकल का पूरा निचोड़ यही है। पूरा निचोड़ जो कहते हैं ना कि एक लाइन में बताओ, तो पूरा निचोड़ यही है कि जिन घरों में पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है, उन घरों में बच्चों के साथ क्रूरता की जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है और ऐसे कई सारे अध्ययन भी किए गए हैं और हमारे इंडिया में अभी ऐसे अध्ययन की कमी है। इस पूरे आर्टिकल में आपको यही बताया गया है। बाकी इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख ही लेंगे। कहा जा रहा है कि 2007 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो शारीरिक शोषण होता है भारत में, यौन शोषण हो गया, भावनात्मक शोषण हो गया और बालिका उपेक्षा, इनके ऊपर ये अध्ययन किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि हर 3 में से 2 बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और जितने बच्चों के ऊपर ये अध्ययन किया गया था, उनमें से आधे से अधिक बच्चों ने कबूल किया था, आधे से अधिक बच्चों ने स्वीकार किया था कि एक या अधिक प्रकार के यौन शोषण का सामना करना पड़ता है उनको। उसके अलावा हर दूसरे बच्चे ने भावनात्मक शोषण का सामना करने की सूचना दी थी, यानी कि हर दूसरे बच्चे की शिकायत थी कि उसको भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन में कहा गया था कि जो भारत में बाल दुर्व्यवहार हो रहा है उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो परिवार की संरचना और आकार, कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी, गरीबी, अशिक्षा और यहाँ तक कि सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार थे इन सारी चीजों के लिए। जैसे देखिए अगर कोई फैमिली है, यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा है, तो भाई सारा पैर इसी पे लुटाएंगे तो उसके साथ क्रूरता करने की संभावना कम रहती है। लेकिन 7-8 बच्चे हो गए, अब कहाँ से इसके लिए मैनेज करेंगे और उनके पास उतना पैसा भी नहीं, इसको पढ़ाएं कहाँ, कहाँ भेजें, क्या करें, अब उसको काम कराएं, किसको पढ़ाएं, किसको काम करवाएं, वो सारी चीजें दिमाग में चलती है। तो फिर वहाँ ये होता है कि जब इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती है तो जो फादर होते हैं जनरली वो इरिटेट हो जाते हैं और बच्चों के ऊपर शोषण करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवार की संरचना और आकार बहुत मैटर करता है।
इसी तरीके से कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी, ये तो मतलब बताने वाली बात है ही नहीं कि हमारे यहाँ पे कानून तो खूब कड़ा बनाया जाएगा, खूब टाइट कानून रहेगा। ऐसा लगेगा कि बस सारी चीज़ों का निवारण हो ही जाएगा, पर जब कानून को लागू करने की बात आती है, तो वो ऐसे लागू करेंगे कि आपसे क्या ही कहा जाए। मतलब सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे कानून की क्या हालत है। बनाया तो बहुत अच्छा-अच्छा कानून गया, पर जब उसको लागू करने की बात आएगी तो साइड से अनप्रेडिक्टेबल काम होता है। गरीबी जो है ना, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। ये सेंटेंस बहुत हद तक सही भी है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का शायद स्टेटमेंट है कि आप गरीब अगर पैदा होते हैं तो आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हैं तो आपकी गलती है। और ये बात सही भी है यार, गरीबी से मतलब हज़ार चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इलाज नहीं करा पाते, उनकी डेथ हो जाती है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, रहने-सहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। मतलब गरीबी 75 बीमारियों की जड़ है और यही वजह कि आप देखेंगे ना, जो एसडीजी है इसमें सबसे पहला टारगेट आपका क्या रखा गया है? सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें आपका टारगेट नंबर 1 क्या रखा गया है? वही रखा गया है नो पॉवर्टी यानी कि सबसे पहले गरीबी को समाप्त करो क्योंकि जब गरीबी समाप्त होगी ना तो सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएँगी धीरे-धीरे करके। एक तरफ शाहरुख खान के बच्चे हैं और एक तरफ किसी गरीब आदमी के बच्चे हैं। अब आप खुद सोच के देखो ना, क्या शाहरुख खान के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई टेंशन होगी? खाने, पहनने, ओढ़ने के लिए कोई टेंशन होगी? क्या दवा के लिए कभी कोई टेंशन होगी? लेकिन यहीं पे गरीब आदमी है, उसको बस ये देखना है कि यार मेरे बच्चे कैसे करके पढ़ लें, खा पी लें, आज उनका पेट भरेगा कि नहीं, ये सारी टेंशन रहती है। अशिक्षा भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है क्योंकि लोगों को इतना जानकारी नहीं होती, लोगों को ये लगता है कि बच्चों को डराने, धमकाने से, मारने-पीटने से बच्चे सुधर जाएँगे। जबकि अगर उनको सही तरीके से बताया जाए कि बच्चे मारने-पीटने से नहीं सुधरते, उनको समझाने से सुधरते हैं, उनको सही-गलत बताया जाए ना कि उनको मारा-पीटा जाए। तो ये सारी वजहें आपको देखने को मिलती है। सांस्कृतिक कार्य कैसे? तो सामान्यतः ये आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ। अब छोटी बच्ची है, उसको शुरू से उसके दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि तुम लड़की हो, धीरे आवाज़ में बात करो, तुम ये मत करो, वो मत करो। इस तरीके से अगर वो कोई गलती भी करते हैं, अगर मान लीजिए एक तरफ लड़का है और एक तरफ लड़की है, तो क्या होता है जब दोनों में से कोई भी गलती करे, डाँट इसी को पड़नी है, लड़की को ही डाँट पड़नी है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में बाल संरक्षण पर चर्चा से गायब है वो क्या है तो बाल दुर्व्यवहार के पीड़ितों और पशु क्रूरता के बीच का संबंध। वही चीज कि जो पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं सामान्यतः बच्चों के साथ भी क्रूरता करते हैं और इनके बीच जो संबंध स्थापित करने की बात कह रही है कि इन दोनों में हमें संबंध खोजने की बात करनी चाहिए। तो भारत में वो गायब है, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। पशु क्रूरता और बाल दुर्व्यवहार में संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि पशु क्रूरता और मानव हिंसा के बीच संबंध पहली बार 1751 में विलियम होगार्थ की क्रूरता के 4 चरणों के साथ सामने आया था। फिर 1980 में इंग्लैंड में किए गए एक पायलट अध्ययन के में ऐसे सबूत मिले जो बताते हैं कि जिन घरों में अपने पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वहां बच्चों को दुर्व्यवहार या उपेक्षा का खतरा लगातार बना रहता है। तो वही चीज जो मैंने आपको शुरू में बताई है, ये आजकल ना पूरा उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है कि जो प पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं और इसी को हम एक प्रारंभिक सबूत के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए एक संकेत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अध्ययन के अनुसार जिन 23 परिवारों में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास था, उनमें से 83% की पहचान मानव सामाजिक सेवा एजेंसियों द्वारा दुर्व्यवहार या उपेक्षा के जोखिम वाले बच्चों के रूप में की गई। यानी कि जो ये 23 परिवार पर अध्ययन किया गया था, इसमें से 83% परिवार ऐसे देखने को मिले थे, जहाँ पर पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करने का इतिहास रहा था। यानी ये लोग पशुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो इन्होंने अपने बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। 1983 में न्यू जर्सी कहाँ पे पड़ता है? तो सही पता होगा यूएसए में पड़ता है। 1983 में न्यू जर्सी यूएस में किए गए 53 परिवारों पर एक अलग अध्ययन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसमें पाए गए कि 88% मामलों में पशु दुर्व्यवहार और बाल दुर्व्यवहार एक साथ घटित हुए। तो देखिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है। मतलब 53 परिवार किए गए, इसमें से 88% मामले ऐसे देखने को मिले थे, जहाँ पे पशु दुर्व्यवहार और बाल दुर्व्यवहार एक साथ किए जा रहे थे। अमेरिका में पारस्परिक हिंसा वाले घरों पर 2019 के एकदम रिसेंट है आपका अध्ययन, 2019 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि 12.3% मामलों में जानवरों के प्रति धमकियों और हिंसा का उपयोग बच्चों को अनुपालन के लिए मजबूर करने के साधन के रूप में किया जाता है ताकि वे दुर्व्यवहार करने वाले की रिपोर्ट ना करें। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2019 में एक अध्ययन किया गया था अमेरिका में, जिसमें ये बताया गया है कि कई बार जो जानवर हैं उनके ऊपर अत्याचार इसलिए किया था ताकि बच्चों को डराया जा सके, उनको डिसिप्लिन में रखा जा सके। ऐसा होता है ना कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो सोच लेना, जो तुम्हारा फेवरेट पेट है ना उसकी गर्दन काट देंगे, उसको जान से मार देंगे, उसको पीटेंगे। इस तरीके से उनको डरा धमका के डिसिप्लिन में लाया जाता है या फिर उनको डराया जाता है कि तुम ये काम नहीं करोगे तो सोच लो कि तुम्हारा जो प्रिय पेट है, तुम्हारा जो जानवर है वो फिर गया। तो जानवरों को मारा पीटा जाता है सांकेतिक रूप से कि जानवरों को मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा अपने आप डर जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। उसके लास्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है क्योंकि जानवरों को चोट पहुँचाई जाती है, बच्चों को डराने धमकाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि इस हिंसा की जानकारी अन्य किसी को नहीं होती है, सिर्फ़ उस बच्चे को होता है जिसको डराना धमकाना होता है, जिसको अनुपालन करवाना होता है। और सामान्यतः आप देखें कि बच्चों को इतना डरा दिया जाता है कि अगर पुलिस खुद भी आके पूछे कि बच्चे आपके साथ कुछ हुआ है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। वो उतना डरे रहते हैं अंदर से कि कुछ बोलते ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में बताई गई है।
अब ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों का पता लगाना बहुत आसान है। कई मामलों में बाल दुर्व्यवहार की तुलना में पशु दुर्व्यवहार का पता लगाना आसान होता है और आमतौर पर घरेलू हिंसा के पीड़ितों, बच्चों सहित के लिए रिपोर्ट करना भी आसान होता है। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार वाले घरों की शीघ्र पहचान से दुर्व्यवहार का सामना करने वाले अन्य मानव पीड़ितों को बचाया जा सकता है। वह चीज़, क्योंकि जो अध्ययन किया गया था उसमें ये बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है। 80% से ज़्यादा ही आंकड़ा देखने को मिला है। जहाँ पे पशुओं के साथ क्रूरता हो रही थी तो लोगों ने बच्चों के साथ भी क्रूरता की है। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं कि इसको एक हम प्रारंभिक संकेत के रूप में यूज कर सकते हैं कि अगर कोई एक घर है और यहाँ पे पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, तो हम इस घर के ऊपर निगरानी बढ़ा सकते हैं। इस घर के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा है तो उसके साथ भी क्रूरता की जाने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें बता रहे हैं। यह हिरासत और बाल दुर्व्यवहार की सुनवाई में पारिस्थितिक जन साक्ष्य के रूप में भी काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सबूत के रूप में इसको काम करने की बात की जा रही है कि अगर किसी घर में पशुओं को लेकर के हिंसा की गई है और यहाँ पे कोई मान लीजिए केस आता है कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर के हिंसा हो रही है, तो उस घर में हम ये भी देख सकते हैं कि क्या पशु के साथ हिंसा की गई थी कि नहीं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि पशु के साथ हिंसा की गई थी, तो इस बात की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी कि हाँ, बच्चे के साथ हिंसा की गई है। पशु क्रूरता और बाल दुर्व्यवहार के बीच एक मजबूत संबंध है और भारतीय संदर्भ में इसकी और जांच करने की तत्काल आवश्यकता है। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, भले ही अन्य देशों ने ऐसे अध्ययन किए हों कि जो पशु क्रूरता और बच्चों के साथ हिंसा होती है, उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए, उसके बीच संबंध जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए संसाधन दिए हों, पैसे दिए हों, काम किए हों, पर भारत में अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। भारत अभी भी इससे कोसों दूर है और भारत को इस क्षेत्र में आना चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसी स्टडी कंडक्ट करानी चाहिए, ऐसा अध्ययन कराना चाहिए, जिसमें ये पता चल सके कि भारत में ये क्या ट्रेंड चल रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि जो अमेरिका में ट्रेंड चल रहा है कि अगर पशु के साथ क्रूरता की जाती है, तो बच्चों के साथ भी क्रूरता की जाए। तो ज़रूरी नहीं कि वही ट्रेंड भारत में भी फॉलो हो सकता है कि भारत में कुछ अलग तरीके से ट्रेंड देखने को मिल जाए। तो लेखक कह रहे हैं कि भारत को अपने स्तर पर फिर से स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए और भारत को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि जहाँ पे पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है, वहाँ पे बच्चों के साथ भी क्रूरता की जा रही है? या फिर जैसे आप देखेंगे भारत में ना पशुओं को भी अपने बच्चे के समान पाला-पोसा जाता है। खास करके जो किसान परिवार के लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ रहे होंगे, जिनके घर जानवर होंगे। अब भाई कुछ अमीर लोग हैं वो कुत्ते को तो फिर अपना ही मानते हैं। डॉग्स पालते हैं, उनकी बात अलग है। जैसे आप देखेंगे बैल-वैल जो पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि वो हमारे घर का सदस्य ही है। कई बार तो जैसे बकरी वगैरह होगी तो वो घर पे आके अपने पास में ही सोते हैं, या कोई और ऐसे छोटा जानवर आपने पाल रखा है तो आके आपके पास ही सोएँगे। तो इस तरीके से बात की जाए, जैसे कुछ लोग रैबिट पालते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो पशु पाले जाते हैं ना उनको अपने बच्चे के समान ही पाला जाता है। चाहे इंसान खाना खाए चाहे ना खाए, पर पशुओं का खाना टाइम से दिया जाता है, क्योंकि भाई उनको पता नहीं है ना कि कैसे उनको खाना मिलेगा, वो बोल तो पाएँगे नहीं, तो इसलिए उनका खाना टाइम से दिया जाता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि हमारे भारत में इसको लेकर के स्टडी कंडक्ट कराई जानी चाहिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए हमें क्रूरता विरोधी कानून लागू करना चाहिए और उसका अच्छे से क्रियान्वयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कानून बना दो और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, उसको लागू ही नहीं कर रहे हो ठीक से। आप लोगों ने एनसीआरबी का नाम सुना होगा ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात की जा रही है। तो इसका कहा जा रहा है कि ये जो है ना एनसीआरबी, ये भी क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत और मुकदमा चलाए गए अपराधों पर डेटा भी एकत्रित नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे आत्महत्या के ऊपर भी ये डेटा एकत्रित करता है। तो ये कहा जा रहा है भाई जो पशुओं के साथ क्रूरता होती है, उससे संबंधित ये डेटा भी एकत्रित नहीं करता एनसीआरबी। कहा जा रहा है कि ये डेटा अगर एकत्रित करता, तो बहुत सारे देशों में से पता चला है डेटा एकत्रित करने से कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि ये कि विभिन्न अपराध कैसे ओवरलैप करते हैं। यानी कि जहाँ पे पशु के साथ क्रूरता की है, क्या वहाँ पे बच्चों के साथ क्रूरता हुई है कि नहीं है? या फिर उसके साथ और कौन-कौन से ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? कौन-कौन से अपराध एक साथ किए जा रहे हैं? कौन-कौन से अपराध ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं कि अगर ये अपराध हो रहा है तो इसके साथ ये अपराध भी होगा, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। और इन अपराधों को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं जब डेटा रहता है हमारे पास। तो वही ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी के द्वारा डेटा भी एकत्रित नहीं किया जा रहा है, जबकि एनसीआरबी को डेटा एकत्रित करना चाहिए। उसके अलावा कहा जा रहा है कि क्रूरता विरोधी कानूनों का खराब कार्यान्वयन न केवल जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हिंसा के शिकार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना और लगातार क्रूरता विरोधी कानूनों को लागू करना न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों के खिलाफ हिंसा के आगे के कृत्यों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए पशु क्रूरता से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करना, उनको दर्ज करना और मुकदमा चलाना अनिवार्य है। लिंक हमें दिखाता है कि अपराध के शिकार मानव और पशु दोनों को एक ही अपराधी द्वारा पीड़ित किए जाने की संभावना। वही लिंक, कौन सा लिंक जो अध्ययन किया गया था, वही जिसमें ये बताया गया था कि जिन घरों में पशु के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सामान्यतः उन घरों में बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। वही चीज बाल संरक्षण और पशु संरक्षण आंदोलनों में हितधारकों के लिए दुर्व्यवहार को कम करने के अपने सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने के सहयोग करने का अवसर है। ये कह रहे हैं कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना और उनको कानून लागू करना, उनके क्रियान्वयन को रोकना, ना सिर्फ जानवरों के हित में है, बल्कि जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के हित में भी है, हमारे बच्चों के बारे में भी है और हमारे बच्चे से सेफ रह सकेंगे। सभी को पता है कि बच्चे ही जो होते हैं, वो आने वाले समय में देश को सँभालते हैं, वही हमारे देश का भविष्य होते हैं।
इस आर्टिकल में बात की जा रही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखेंगे दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा, कोई ऐसी फील्ड होगी जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट ना पड़ता हो। तो एक कृषि के क्षेत्र पर भी, कृषि के उत्पादन में, उसकी फसलों में और भी अन्य चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उससे निपटने के लिए ये तकनीक है। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और इसके लाभ क्या-क्या हैं, यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। सिंपली अगर आप देखेंगे नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में और सतत विकास को बढ़ावा देने में, ये सारी चीज़ों में जो योगदान दे सके, वही जलवायु स्मार्ट कृषि हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। तो इसी से जुड़ा ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है सीएस से, इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अभी वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कितना विकराल रूप लेता जा रहा है और भारत के संदर्भ में खास करके जैसे विकासशील देश जो हैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। 21वीं सदी में मानवता के सामने 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कौन-कौन से हैं? तो पहला है जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और दूसरा है खाद्य असुरक्षा। और अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन से ये अलग नहीं है। सिंपल सी बात है कि कोई एक क्षेत्र था, यहाँ पे फसल बहुत अच्छी हो रही थी, बारिश हो रही थी, मानसून अच्छा था और यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन जब भैया बारिश ही नहीं हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो गया, अब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में कैसे वो फसल होगी? जब फसल नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आस-पास क्षेत्र के लोग बसने वाले हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना, तो ये फिर खाना कहाँ से पाएँगे? खाद्य सुरक्षा उत्पन्न होगी। तो वही चीज़ है कि जो जलवायु परिवर्तन है, इससे अलग नहीं है खाद्य असुरक्षा, पर ये कह रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला है जलवायु परिवर्तन और दूसरा खाद्य असुरक्षा। जलवायु परिवर्तन के कुछ चल रहे प्रभाव जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मी की लहरें, हीट स्ट्रोक, अचानक बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, जीवन और आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं सारी चीज़ें। कथित तौर पर दुनिया के दक्षिणी महाद्वीप जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जो कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जनसंख्या विस्तार और आहार परिवर्तन दोनों ही भोजन की मांग में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग बढ़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादन पर जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो सिर्फ कठिनाइयों को बढ़ाएगा और हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पारंपरिक कृषि पद्धतियां कम उत्पादक होती जा रही हैं। जो पारंपरिक कृषि प्रणालियां चली आ रही हैं, जैसे पहले जुताई करो, फिर बुआई करो, उसमें खाद डालो, यूरिया डालो, वो सारी चीजें जो की जाती है ना, कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ कर के हमें और भी कई कदम उठाने चाहिए। वो चीज़ें चलते रहें, पर साथ-साथ हमें और भी कई कदम उठाने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन किसानों के सामने आने वाले खतरों को बढ़ा रहा है, जिससे उन्हें अपनी प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के अनुकूलन उपाय कर रहे हैं। एक समग्र रणनीति की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन की दोहरी चुनौतियों और खाद्य मांग को पूरा करने के लिए 2050 तक कृषि उत्पादन में 60% की वृद्धि की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित है। यानी अगर हमें आने वाले समय में खाद्य असुरक्षा से निपटना है, तो 2050 तक जो कृषि उत्पादन वर्तमान समय इसको 60% की वृद्धि हो जानी चाहिए, अन्यथा फिर दिक्कत देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, सीएसए है, इसके फ़ायदों के बारे में, ये क्या है और इसके कितने सारे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में ये बात करने वाले हैं। एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में सीएसए को अपनाया जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि एक समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। खाद्य और कृषि संगठन ने 2019 में कहा, जलवायु स्मार्ट कृषि जलवायु परिवर्तन के तहत सतत विकास का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए खाद्य और कृषि प्रणालियों को बदलने का एक दृष्टिकोण है। अब ये एफएओ की स्टेटमेंट है कि अगर कोई पूछे कि सीएसए क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है या जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है, तो ये किसने कहा? एफएओ ने कहा है 2019 में। तो ये है उसकी एक तरीके से डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें 3 स्तंभ या उद्देश्य शामिल हैं। पहला स्तंभ क्या है? कृषि उत्पादकता और आय में निरंतर वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और लचीलापन बनाना, और तीसरा जहां संभव हो जीएचजी, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की जा रही है। इसके उत्सर्जन को कम करना है, फिर इसको न्यूनतम कर देना, हटाना इसको। तो 3 स्तंभ हैं जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर के, जलवायु स्मार्ट कृषि के। अच्छा, यहाँ पे आधा हिंदी आधा इंग्लिश होता है। जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो होता यही है ना कि हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें एक साथ चल देंगे और कई बार इंग्लिश के शब्द इतना ज़्यादा दिमाग में घुस गए हैं कि हिंदी बोलने की कोशिश भी करो तो वो चीज़ जल्दी से शब्द याद नहीं आते। जैसे बार-बार इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो नकारात्मक प्रभाव जल्दी से याद नहीं आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जल्दी से याद आ जाता है, तो वो चीज़ निकल जाती है। हिंदी मीडियम वालों थोड़ा-सा ध्यान देना भैया कि आप लोग कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द यूज़ करो बोलचाल की भाषा में भी। क्योंकि होता क्या है कि जो बोलचाल की भाषा में ज़्यादा शब्द यूज़ करते हैं ना, जब आप फ्लो में लिखोगे तो वही चीज़ आपके दिमाग में बार-बार आएगी। जलवायु स्मार्ट प्रथाओं के आयाम में क्या-क्या चीज़ें शामिल है? तो जल स्मार्ट हो गया, मौसम स्मार्ट, ऊर्जा स्मार्ट और कार्बन स्मार्ट प्रथाएँ शामिल हैं। वे उत्पादकता में सुधार करते हैं, भूमि क्षरण से निपटते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।
उसके अलावा कहा यार कि जो कृषि उत्पादकता है, इस पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, बहुत नेगेटिव पड़ सकता है। और भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उपज में अगर गिरावट देखी जाए, तो 2010 से लेकर के 2039 के बीच 9% तक की गिरावट होने की संभावना है। इससे निपटने के लिए ही ये कह रहे हैं कि इससे अपनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने और कृषि उत्पादन और राजस्व को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए कृषि उद्योग में आमूलचूल सुधार करने की आवश्यकता है। आमूलचूल सुधार क्या होता है कि जब बहुत बड़े स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य भूख को समाप्त करना और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ाना है। सीएसए की नींव सतत कृषि और ग्रामीण विकास के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत के अनुकूलन उपायों में जलवायु लचीली कृषि की भूमिका पर जोर देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे कार्यक्रम कृषि विधियों को अनुकूलित करने के लिए सटीक पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं। भारत में सटीक खेती की अवधारणा अभी भी कुछ हद तक नई है। हालांकि कुछ निजी कंपनियां सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन इन पहलों का दायरा बेहद सीमित है। यानी कि कुछ निजी कंपनियां ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, नई प्रथाएं अपना रही हैं, सीएस से अपना रही हैं, पर फिर भी वो बहुत लिमिटेड है और इसको बहुत व्यापक स्तर पर करने की जरूरत है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो सीएस है, इसको लेकर के जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है, पूरे विश्व में इसको लेकर के अच्छी चर्चाएं, अच्छी बातें की जा रही है कि हाँ, इससे निपटने में काम आ सकता है। वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को भी स्वीकार किया जा रहा है। उसके अलावा समुदाय समर्थित कृषि प्रयासों में दुनिया भर में तेजी देखने को मिल रही है। ये प्रयास ऐसी कृषि प्रणालियों को बनाने का प्रयास करते हैं जैसे कि इसमें लचीलापन हो और पर्यावरण के अनुकूल देखने को मिले। यानी ऐसा नहीं कि अगर एक फसल बो रहे हैं तो सिर्फ उसी को बोते जाइए, सिर्फ उसी फसल को उगाते जाइए। वो फिर होता है ये है ना कि जो मिट्टी की उत्पादकता वो भी कम हो जाती है और उस फसल की उत्पादकता भी आपको कम देखने को मिलती है, उत्पादन भी कम देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कृषि वानिकी, टिकाऊ जल प्रबंधन और सटीक कृषि में सुधार सभी सीएससी विचारों की कार्रवाई के ठोस उदाहरण हैं। यानी कि जो कृषि वानिकी हो गया, टिकाऊ जल प्रबंधन हो गया और सटीक कृषि में सुधार हो गया, और सब ये सब क्या है, तो जो सीएससी है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इसके अच्छे उदाहरण हैं ये सब। उसके अलावा फसल विविधीकरण, वही बार बार फसलों को चेंज करके बोते रहना, जल दक्षता बढ़ाता है और सूखा प्रतिरोधी फसल प्रकारों को एकीकृत करता है, जो सभी जलवायु परिवर्तन के विघटनकारी प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीएससी के तहत ही आती हैं। सीएससी का महत्व पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता में निहित है। यह सहसंबंध न केवल एक वांछित परिणाम है, बल्कि गर्म होते ग्रह में दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ संसाधन उपयोग के लिए भी आवश्यक है। कि जो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके तहत ये कह रहे हैं कि अगर सीएससी हम अपनाते हैं, तो जो दीर्घकाल में खाद्य की मांग बढ़ने वाली है, खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ने वाली है, आबादी बढ़ने वाली है, उससे निपटने के लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। उसके अलावा जलवायु संबंधी खतरों और झटकों को जोखिम को कम करके सीएस से छोटे मौसमों और अनियमित मौसम पैटर्न जैसे दीर्घकालिक तनावों का सामना करने में लचीलापन बढ़ाता है। सीएस से कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण परिणाम किसानों की बढ़ती आर्थिक स्वायत्तता है। सीएस से जलवायु लचीले तरीकों के बारे में जानकारी वितरित करके और उन तक पहुंच प्रदान करके कृषक समुदायों की आर्थिक और सामाजिक संरचना में एक नाटकीय बदलाव का कारण बनता है। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, किसान विशेष रूप से वे जो पहले से ही वंचित हैं, जलवायु स्मार्ट तकनीकों को अपनाने से काफी लाभ उठा सकते हैं। सीएसए की बढ़ती लोकप्रियता जैव विविधता संरक्षण के भविष्य के लिए एक आशाजनक संकेत है। सीएसए का पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण और विभिन्न फसल किस्में फसल भूमि और जंगली क्षेत्रों को एक साथ रहने में मदद करती हैं। ये सारे इसके फायदे हैं। यह सहयोगात्मक प्रयास देशी पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखने, परागकणों की आबादी को स्थिर रखने और निवास स्थान के क्षरण के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि समस्या विपरीत दिशा में भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो ज़्यादा हो सकता है, इसको कम भी करना पड़ेगा। अन्यथा पता चल रहा है कि एक तरफ हम कृषि कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ा रहे हैं और जो खाद्य मांग है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि एक तरफ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता जा रहा है, होता जा रहा है। कृषि क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में जीएचजी का उत्पादन करता है। 2018 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना थी, तो 17% थी। इसलिए जीएचजी उत्सर्जन को कम करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए सीएसए कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक कृषि भूमि में कार्बन भंडारण को बढ़ाने में सहायता करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य सीधे सीएसए की सफलता से जुड़ा हुआ है। जब आप यहाँ पे सीएसए के बारे में बार बार ये बात करें, तो जैसे एक चीज ये है ना कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो हम कार्बन उत्सर्जन अधिक करें, साथ ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है फिर कार्बन कह लीजिए, जब उसको हम उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो पेरिस समझौता हुआ था उसका क्या लक्ष्य था, इतना बार मैं आप लोग को बता चुका ना कि अब तो ये रट जाना चाहिए। 2015 से लेकर के 2030 की अवधि तक का ये समझौता था, और ये कहा गया था कि जो पूर्व औद्योगिक काल है, कहाँ से, इसको 1850 से लेकर के 1900 के बीच माना जाता है, इसी को आधार रखा गया था। ये कहा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं बढ़ना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो तो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। ये तापमान वृद्धि की दर जो है उसको, तो ये चीज़ें आपको पता होगा।
आप लोग को रट गया होगा ना कि इतना बारीक चीज़ मैं बोल चुका हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम सीएससी को अच्छे से लागू करते हैं ना, तो जो पेरिस समझौता हुआ है, उसको लागू करने में भी हेल्प मिल जाएगी, उसको लागू करने में सहायता मिल जाएगी और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। कृषि वानिकी और कार्बन पृथक्करण सीएससी उपायों के 2 उदाहरण हैं, जो भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देने में मदद कर सकते हैं। नियमों का एक कठोर सेट होने के बजाय सीएससी संभावित अनुप्रयोग की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक लचीली अवधारणा है। एक तो ये हो गया ना कि जैसे आप देखेंगे कोई चीज़ है कि एकदम फिक्स है कि यही होना है तो यही होना है। जो सीएससी है ये ऐसा नहीं, इसमें कई सारे विकल्प हैं, या तो आप जल बचाइए, या तो जो कृषि उत्पादकता है उसको बचाइए। इस तरीके से कहा जाए कि बहुत सारे इसके आयाम हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं और ये लचीलापन प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि बहुत कठोर है कि एक बार जो हो गया वो बना ही रहेगा। इसमें लचीलेपन की संभावना लगातार बनी हुई है, कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है, कृषि के क्षेत्र में काम कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकता है इसका फ़ायदा करके। हालाँकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू स्थानीय प्रतिक्रियाएँ बनाता है। इसलिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करना और व्यवहारिक सीएससी उपकरण और ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। उत्पादन संसाधन कम हो रहे हैं और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए संसाधन कुशल खेतों की आवश्यकता है। सीएससी जलवायु अनुकूलन, शमन और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में उपयोग की जाने वाली विभिन्न जलवायु स्मार्ट तकनीकों के अध्ययन से पता चलता है कि वे कृषि उत्पादन में सुधार करते हैं, कृषि को टिकाऊ और विश्वसनीय बनाते हैं और जीएचजी उत्सर्जन को कम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं। ये किससे पता चल रहा है? तो जो भारत में विभिन्न जलवायु स्मार्ट तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं, उसके बारे में अध्ययन करने से सारी चीज़ें पता चलती हैं। गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर-पश्चिम इंडो-गैंगेटिक मैदान के एक अध्ययन से पता चलता है कि साइट विशिष्ट नो टिलेज उर्वरक प्रबंधन के लिए फायदेमंद है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए उपज, पोषक तत्व उपयोग, दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ावा दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कहा है कि जो अधिकांश भारतीय किसान हैं, ये या तो छोटे हैं और फिर सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान आप लोग को पता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कई बार कृषि की सबसे बड़ी समस्या भी मानी जाती है कि छोटी-छोटी जोत रहती है, किसी का इतना हो गया, किसी का इतना हो गया, एक-एक टुकड़ा मिल जाता है और फिर वो भी उनके बेटों में इस तरीके से बढ़ता जाता है और जोत की खंड जो होती है, वो बहुत छोटी होती जाती है। तो वही बात की जा रही है। इसलिए इससे उन्हें अपना मुनाफ़ा बढ़ाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जलवायु भेद्यता और कृषि महत्व का अंतर संबंध भारत को एक अनोखे मोड़ पर खड़ा करता है, जहां सीएससी को अपनाना न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, जलवायु अनुकूलन कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, मृदा स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान और जलवायु स्मार्ट गांव भारत में सीएससी पर केंद्रित सरकारी पहलों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सरकारी पहल हैं भारत सरकार के द्वारा जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। इतनी सारी पहलें हैं, अगर आपको इसमें से 2, 3, 4 भी याद हो जाए ना, तो आप अपने अनुसार में यूज़ कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी याद हों, पर जो भी याद आ जाए 3-4 तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाएँ, जैसे किसान उत्पादक संगठन और गैर सरकारी संगठन भी सीएससी को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएससी में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने और नवाचार, लचीलापन और स्थिरता का विलय करके हमारे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने की क्षमता भी है। बदलती जलवायु के सामने सीएससी का मार्ग एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे विश्व के लिए प्रेरणा और परिवर्तन के स्रोत के रूप में सामने आता है। सिंपल सी बात है कि सीएससी क्या है? तो सीएससी एक अवधारणा है जिसके तहत हमें ऐसा काम करना है कि जो कृषि है उससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो और कृषि की उत्पादकता बढ़े, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, जो खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके, खाद्य असुरक्षा को कम किया जा सके, जो बढ़ती जनसंख्या है उसके लिए खाद्य चीज़ें उत्पन्न की जा सकें। ये सारी चीज़ें सीएससी के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी सरकार द्वारा कौन-कौन सी पहल चलाई गई है, एक बार आप इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ और भी आपको क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने आरटीआई एक्ट के बारे में सुना है ना? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि इससे एग्ज़म्प्ट कर दिया, इससे छूट दे दी गई किसको? तो सर्ट-इन को। सर्ट-इन क्या है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ये क्या काम करती है? तो आप देखें जब भी कोई साइबर अटैक होता है ना तो यही आती है काम करने, यही उससे निपटती है। तो इसको आरटीआई एक्ट से छूट दे दी गई है। और अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर विचार कर रही है। जल्दी इसके बारे में एक पूरे आपके सामने डिटेल्स में आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि हम लोग कैसे जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दायर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो डीप फेक का मामला वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसको कहते हैं, इसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस पे आप लोग शिकायत कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया फर्म के खिलाफ। भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? तो जो सेमीकंडक्टर होता है इसके सप्लाई चेन के बारे में, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके आपूर्ति श्रृंखला को से संबंधित एक समझौता किया किसने? इंडिया और
ईयू ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने। उसके अलावा यहाँ पे शायद देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, और यहाँ पे जो ये चीज़ है ये किससे कैसे पूछेगा, तो सेमीकंडक्टर के यूज़ आपसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, बल्कि वो स्टेटमेंट में आपको ये दे देगा कि हाल ही में इंडिया और यूरोपीय आयोग ने ऐसे समझौते किए हैं और इसके क्या-क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, या सेमीकंडक्टर क्या है, इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछेगा यूपीएससी। और वनडे एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि अभी किसके साथ भारत के द्वारा ये समझौता किया गया है। और यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, तो राजकुमार कोहली है। ये नागिन के डायरेक्टर थे, तो एक निर्देशक थे जिनकी डेथ हो गई। मैंने आपको कई बार बताया कि कई बार ऐसे 3-4 लोग का नाम दे देगा और फ़ील्ड दे देगा इधर मैच कराने के लिए, और ये खास करके स्टेट पीसेस में आपको देखने को मिलेगा या फिर वनडे एग्ज़ाम में। अगर आपको याद हो तो आज से एक समय पहले, बहुत समय पहले 1000 साल हो गया होगा। एक समय की बात है, वन्स अपॉन अ टाइम हम लोगों ने एमपॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। आप लोग को याद होगा कि नहीं पता नहीं, पर एक हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था एमपॉक्स के बारे में। पहले इसका नाम क्या था, मंकी पॉक्स था। फिर इसको लेकर के भेदभाव होना शुरू हो गया था, तो डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम बदल करके एमपॉक्स कर दिया था। तभी डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि सेक्सुअली रूप से भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी सेक्सुअली रूप से भी एक से दूसरे के अंदर जा सकता है। तो ये डब्ल्यूएचओ ने इसको कंफर्म किया। कहाँ से ये चीज़ सामने निकल के आई, तो कांगो से निकल के आई। कांगो में पहला ऐसा केस देखने को मिला है जहाँ पे सेक्सुअली एक्टिविटी करने के नाते एमपॉक्स की घटना देखने को मिली कि ट्रांसफर हो गई एक से दूसरे व्यक्ति में। उसके बाद चाइना ने 6 कंट्री को अपने यहाँ पे 15 दिन के लिए वीज़ा फ्री अलाउ कर दिया है। तो ये कौन-कौन सी कंट्री हैं अगर आप देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन और मलेशिया। इस देश के नागरिक जो हैं ये 15 दिनों के लिए चाइना में बिना वीज़ा के आ सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले श्रीलंका ने हमारे लिए ये व्यवस्था की थी, और भी चाइना के लिए भी ये व्यवस्था की थी कि वीज़ा के बिना आप लोग आइए, घूमिए, टहलिए। इससे क्या होता है ना कि अब कोई आएगा 15 दिन रह रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ खाएगा, पिएगा, कुछ खरीदेगा, कुछ यादगार के रूप में ले जाए कि हम चाइना से ले जा रहे हैं। तो उससे यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इस नाते वीज़ा फ्री कई बार ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। पाकिस्तान का ऑलराउंडर थे इमाद वसीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। आपसे कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा। बस आपको जानकारी उसके लिए बता रहा हूँ। हाँ यार, सच बता रहा हूँ, ये कभी नहीं पूछेगा। अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो थी दिल्ली में उसको बंद कर दिया गया है, और जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट थी ना इसमें ये कहा गया है कि इंडिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और अफ़गानिस्तान भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस नाते इसको बंद करना पड़ रहा है। तो ये बंद कर दी गई सॉरी अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो इंडिया में थी। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।